तो चलिए आज सफर करते हैं एक ऐसी शख्सियत की दुनिया का जिनकी सोच ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। और ये जो सफर है ये हम उनके ही लिखे विशाल साहित्य के जरिए करेंगे। देखिए, अंबेडकर का ये कहना कितना गहरा है। उनके लिए कानून सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, नहीं, ये तो एक औजार था। राज्य की शक्ति, नागरिकों के अधिकार और इन दोनों के बीच जो एक नाजुक सा संतुलन होता है, उसे तय करने का। ये एक लाइन हमें उनकी दूर तक देखने वाली संवैधानिक सोच की एक झलक देती है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम उनके निजी अनुभवों से शुरू करेंगे, फिर उनकी वैचारिक लड़ाई को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती है। तो पहला पड़ाव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ एक विद्वान या समाज सुधारक ही नहीं थे, वो एक तरह से आर्किटेक्ट थे। एक ऐसे आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट जिनका सपना था कि सदियों पुरानी असमानता की नींव पर खड़े इस समाज को बदला जाए और एक ऐसे राष्ट्र की तामीर की जाए जो समानता और न्याय पर आधारित हो। लेकिन उनके सार्वजनिक काम को, उनके संविधान बनाने के योगदान को अगर वाकई समझना है, तो हमें पहले उन निजी जख्मों को समझना होगा जो उन्होंने सहे। क्योंकि सच तो यह है कि उनके व्यक्तिगत अनुभव ही थे जिन्होंने उनके बौद्धिक तर्कों को वो आग। अंबेडकर ने अपने एक आत्मकथात्मक निबंध वीजा का इंतजार में अस्पृश्यता के इस दंश के बारे में बहुत ही साफ साफ और सीधे तौर पर लिखा है। ये कोई किताबी बहस नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की एक दमदार गवाही है जिसे उन्होंने खुद भोगा था। आइए उनके जीवन की एक घटना को देखते हैं जो अस्पृश्यता के इस विचार को एकदम साफ कर देगी। ये बात है 1934 की, जब वे अपने कुछ साथियों के साथ मशहूर दौलताबाद का किला देखने गए। अब हुआ ये कि किले में घुसते ही एक अपमानजनक स्थिति बन गई। वहां के कुछ स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मसला था किले के अंदर की पानी की टंकी का। उनका कहना था कि ये लोग अछूत हैं और टंकी से पानी नहीं ले सकते। सोचिए, समाज के रीति रिवाजों ने कैसी अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी थीं। और यहीं पर अंबेडकर की बौद्धिक प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने कोई भावुक बहस नहीं की, नहीं, उन्होंने सीधा तर्क से उस सोच पर हमला किया। उन्होंने भीड़ से पूछा, अच्छा, अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो क्या तब भी मुझे पानी पीने से रोकोगे? इस एक सवाल ने उस पूरी कट्टर सोच की जड़ पर चोट कर दी। तो इस कहानी का अंत कैसे हुआ? एक बहुत ही अपमानजनक समझौते से। उन्हें किले में जाने तो दिया गया, लेकिन एक हथियारबंद सिपाही की निगरानी में, और शर्त ये थी कि वे कहीं भी पानी को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि कागजों पर मिली आज़ादी और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला था। यही वो निजी अनुभव थे, कड़वे अनुभव, जिन्होंने अंबेडकर को मजबूर किया कि वो इस पूरी व्यवस्था को, इसके हर पुर्जे को गहराई से समझें। उन्होंने अपने ज्ञान और अपने तर्क को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अंबेडकर ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में अस्पृश्यता गुलामी से भी बदतर थी। अब यह सुनने में अजीब लग सकता है ना? उन्होंने रोमन साम्राज्य का उदाहरण देकर समझाया। देखिए, एक गुलाम की कम से कम एक संपत्ति के तौर पर तो कोई कीमत थी। वो कोई हुनर सीख सकता था, यहाँ तक कि आज़ादी भी पा सकता था। लेकिन एक अछूत की हालत, वो तो जन्म से ही तय थी, स्थायी थी, जिससे कोई छुटकारा नहीं था। उसे तो समाज इंसानी स्पर्श के लायक भी नहीं समझता था। तो सवाल उठता है कि ये व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? अपनी रिसर्च में अंबेडकर ने पाया कि इसकी जड़ें मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में हैं। ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरह से कानूनी आधार देते थे। इसमें राजा का ये कर्तव्य बताया गया था कि वो पक्का करे कि हर कोई अपने तय वर्ण धर्म का ही पालन करे। लेकिन अंबेडकर सिर्फ विश्लेषण करके रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस असमानता की जड़ों पर हमला करने के लिए कानून को अपना हथियार बनाया, और उनका सबसे बड़ा दाव था हिंदू कोड बिल। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक नई बराबरी वाली नैतिकता को स्थापित करने की एक जंग थी, जो संसद के अंदर भी लड़ी जानी थी और समाज के अंदर भी। अब जरा देखिए कि इस बिल में था क्या। ये सच में क्रांतिकारी था। शादी के लिए जाति की शर्त खत्म, इंटरकास्ट मैरिज को कानूनी मान्यता, औरतों को तलाक और संपत्ति में हक, किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने की इजाजत, ये सब उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बातें थी।
ये हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो, बराबर के अधिकार देने की एक ऐतिहासिक कोशिश थी। लेकिन जैसा कि होता है, इतने बड़े बदलावों का विरोध भी जबरदस्त हुआ। सोचिए, हिंदू महासभा, धार्मिक नेता सब खिलाफ हो गए। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक लड़ाई थी। और जब ये बिल अपने असली रूप में पास नहीं हो सका, तो अंबेडकर ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि सदियों से जमी हुई व्यवस्था को बदलना कितना मुश्किल होता है। इतने संघर्षों के बाद भी अंबेडकर के विचार और सिद्धांत आज भी जिंदा हैं। तो चलिए आखिर में उनकी इस स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। अंबेडकर की विरासत का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत स्तंभ है कानून के सामने बराबरी का सिद्धांत। जरा सोचिए, जिन लोगों ने सदियों से धार्मिक कानूनों के तहत भेदभाव झेला, उनके लिए एक ऐसी सेक्युलर कानूनी व्यवस्था का बनना जहां सब नागरिक बराबर हों, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। ये सामाजिक बराबरी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो अंबेडकर के पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ है और आज भी उतना ही सच है। सवाल ये है कि जब एक नया बराबरी का कानून सदियों पुरानी सामाजिक मान्यताओं की चट्टान से टकराता है, तो समाज किस तरफ जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको मिलकर खोजना है।